गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 176 नंबर पर भारत है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 की, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की। और पहली बार ये जारी हुआ है तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। पर इसमें भारत को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में शामिल किया गया है। मतलब इस लिस्ट में टोटल 180 देश है जिसमें भारत को 176 रैंकिंग मिली है। भारत का यहाँ पे स्कोर 45.5 रहा है आउट ऑफ 100। और इसमें कहा गया कि भारत को उसके अकुशल भूमि प्रबंधन यानी कि लैंड मैनेजमेंट और जैव विविधता के लिए बढ़ते खतरों के कारण निचले स्थान पर रखा गया है। सबसे आखिरी पे यानी कि 180वें स्थान पर किरिबती है। लेकिन टॉप पर कौन सा देश है, टॉप पर लग्जमबर्ग है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता क्या है कि कोई भी देश अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे कर रहा है। इस रैंकिंग से हमें ये पता चलता है। तो कौन सी रैंकिंग है वो ध्यान रखना है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, पहली बार जारी हुआ है तो इंपॉर्टेंट बनता है। भारत 176 नंबर पर है, टॉप पे लग्जमबर्ग है। अच्छा, अब यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51वें नंबर पर है, टॉप पर सिंगापुर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है, फिर चाइना, फिर भारत है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस ये बना था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले पे साउथ कोरिया का है। फिर साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पर है, टॉप पे नॉर्वे है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर न्यूयॉर्क है, भारत में दिल्ली टॉप पर था जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पर है, टॉप पर एस्टोनिया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 109वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया उसमें भारत का स्कोर 71 है, टॉप पे केरल और उत्तराखंड है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पे मनीला है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स आया, भारत 58 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका, फिर चाइना। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार गया? भारत, पहले पे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और फिर भारत। एशिया पावर इंडेक्स ये हमने देख लिया, ये ऊपर ही आया था अभी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 स्थान पर है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग आई, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम रैंकिंग, इसमें भारत 150वें पर है और बरमुडा टॉप पर है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर देश भारत है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। और अभी जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया था इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है। तो ये 2024 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से सुनना। इसका तो उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। तो अभी खेल मंत्रालय ने कहा कि इस साल से आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह अर्जुन पुरस्कार आजीवन दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसकी स्थापना सन 2002 में हॉकी के
जादूगर ध्यानचंद के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि में पार्टिसिपेट किया हो। और आपको याद हो तो मैं बता दूं कि 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था। भाई देखो, इस तरह के प्रश्न से आप कैसे प्रश्न निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट। अभी ये प्रश्न न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये पुरस्कार बंद कर दिया गया। तो इस तरह से तो प्रश्न देखो, जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो वह तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी कोई अवार्ड शुरू किया जाता है, कोई बंद किया जाता है, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका लास्ट एडिशन में कौन सा या किसे ये पुरस्कार दिया गया था, तो उनके नाम आपको याद रखने होंगे। जैसे कि 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 3 जनों को। पूर्व शटलर मंजूषा कंवर को, पूर्व हॉकी खिलाड़ी विनीत कुमार और कबड्डी खिलाड़ी कविता सेल्वराज को दिया गया था ये। तो ये ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है उसे आप कहते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। उसको और इसको कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैं आपको वो भी रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। पहली बार इसे 1991-92 में दिया गया था, और पहली बार किसे दिया गया था? हमारे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हो, विश्वनाथन आनंद को। और अभी लेटेस्ट 2023 का लास्ट दिया गया था, लास्ट एडिशन 2023 में मिला था ये किसे? जो बैडमिंटन प्लेयर है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को मिला था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजालेस को। तो यूरोपीय संसद ने विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना वार्षिक सखारोव पुरस्कार की अभी घोषणा कर दी है, और इसके लिए 2 जनों को चुना गया है। ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस, और इन्हें ये पुरस्कार स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई में वेनेजुएला के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक्चुअली में ये जो सखारोव पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों या उन समूहों, उन ग्रुप्स को दिया जाता है जिन्होंने अपना जीवन मानव अधिकारों और विचार की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया हो। इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में यूरोपीय संसद ने एक रूसी रशियन वैज्ञानिक थे आंद्रेई सखारोव, उनके नाम पर इसकी स्थापना की थी। और पहली बार ये नेल्सन मंडेला को मिला था, जो आप जानते हो साउथ अफ्रीका से थे। ये स्टार्टिंग में 2 जनों को मिला था, ये मैं आपको लिस्ट भी शो कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला और एक रूसी थे अनातोली मार्चेंको। और लास्ट एडिशन 2023 का भी आपके सामने लिखा है ये किसे मिला था। अभी 2024 का भी मैंने आज आपको करवा दिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? मारिया कोरिना और एडमंडो को। अच्छा, इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 की हम बात करें तो इसमें एक भारतीय थे डॉक्टर रवि कन्नन, उनको मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुथु को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कनात्रा को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया था वो भारतीय संस्थान है निमहंस, उसे दिया था। पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति रॉय को। और ये उत्तर प्रदेश की एक ऑटो ड्राइवर है आरती, उनको जो इंग्लैंड के किंग चार्ल्स तृतीय है उनसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजय ठाकुर को मिला, उनके उपन्यास या उनके नॉवल ऐश्वर्या राय के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। और तमिल लेखिका है शिव शंकरी, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी जब ये रशिया गए थे तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था वहाँ का, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, इसका नाम पूछा था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल इसका नाम है। और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब तिमोर लिस्ते गई थी अभी इसी साल, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला था ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, और जब फिजी गई थी तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर मिला था। प्रोफेसर के चोकलिंगम तमिलनाडु से है, अभी हंस वोन हेंटिंग पुरस्कार मिला। और रिगोबर्टा मेंचुतुम ग्वाटेमाला से है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 अभी मिला। अभिनव बिंद्रा ये भारतीय शूटर है, हमारे लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड ये लेकर के आए थे 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहां पे अभी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला था इनको। तो यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो आंसर होगा 80 वर्ष।
तो अभी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण नई पहल की घोषणा की है, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हम एक एक्स्ट्रा पेंशन की शुरुआत करते हैं, जिसे संवेदनशील भत्ता कहा गया है। तो अगर किसी जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी उम्र 80 से 85 वर्ष के बीच में है, 80 से 85 के बीच में है, तो मूल पेंशन तो उनको मिलती ही है, उसके अलावा मूल पेंशन का 20% भत्ते के रूप में मिलेगा। अगर उनकी उम्र 85 से 90 के बीच है तो मूल पेंशन का 30% मिलेगा, 90 से 95 के बीच में है तो मूल पेंशन का 40%, और 95 से 100 के बीच में है उनकी उम्र तो मूल पेंशन का 50%, और अगर उनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो मूल पेंशन का 100%, यानी कि उतनी ही पेंशन डबल से मिलेगी। ठीक है, तो 80 वर्ष ये उम्र याद रखना। और आपको पता है एक नई स्कीम अभी आई है, यूपीएस जिसको आप कहते हो, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम है। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 1 जून 2015 में। आपको याद हो तो झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को घटा करके 50 वर्ष कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य पूछेंगे तो आंसर कर देना सिक्किम। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी को। तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा इस बार। एक्सिस बैंक की पहले हम बात करते हैं तो स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बाकी अगर ऑप्शन में भी देखोगे आप तो सुमंत कथपालिया या भी इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ बने थे। संजय शुक्ला की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन की बात करें तो ये भी फेडरल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। तो ये भी बैंकिंग वाले अपॉइंटमेंट ही इसी साल हुए थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 125वें स्थान पे। तो अभी 24 अक्टूबर 2024 को ही जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 125वें स्थान पर है। टॉप पर हमेशा की तरह अर्जेंटीना बनी हुई है, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे स्पेन है। भारत 125वें स्थान पर है। आपको बता अभी कुछ समय पहले ही भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने थे? मनोलो मार्केज बने थे, जो कि स्पेन से हैं। अच्छा, फीफा ये पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसके स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप। और एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं याद रखना, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा विक्रम देव दत्त बन गए हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे, 1 लाइनर प्रश्न है। विक्रम देव दत्त ये भी कोयला मंत्रालय में नए सचिव बन गए हैं। वैसे हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट शीट रिवाइज कराऊंगा। इस साल जितने भी अभी नए मंत्रालयों में जो सचिव बने थे, अपॉइंट हुए थे, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी राष्ट्रपति जी के सचिव बनी थी कौन? दीप्ति उमाशंकर। और दीप्ति नाम से एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, दीप्ति गौड़ मुखर्जी। ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में नई सचिव बनी थी। बाकी रक्षा सचिव ये राजेश कुमार सिंह बने थे। और किन के स्थान पे आई ये? गिरिधर अरमाने, जो कि अभी 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद ये बन जाएंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री के नए सचिव बन गए हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, और ये हमने देख ही लिया। और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में नए सचिव कटिकिला श्रीनिवास बने। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में नए सचिव चंद्रशेखर कुमार बने। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बने। गृह सचिव गोविंद मोहन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री में नए सचिव बने संदीप पौंडरिक। और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे बने थे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। सचिवों से संबंधित एक साथ मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए जो अभी नए अपॉइंट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उनका पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। जो भी एक्स्ट्रा ये रिवीजन शीट भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये भी आपको उसमें मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपकी डिटेल्ड पीडीएफ होती है। ये कहाँ मिलेगी?
तो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको ये मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, और पीडीएफ के साथ साथ आपको वहां पे फ्री क्विजेस भी मिलती है। वो क्विज लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका रिवीजन तो होता ही है जब आप टेस्ट लगाते हो, उसके अलावा दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो क्विज लगा रहे हैं, जो टेस्ट लगा रहे हैं, उनके साथ आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। तो जब भी टेस्ट में कोई कंपटीशन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई में चाहे खेल कूद में, तो कंपटीशन होना चाहिए। और तगड़ा कंपटीशन, जितना तगड़ा कंपटीशन होगा उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो कंपटीशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि शतरंज खेल में 2800 एलोर रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी। तो अभी भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी, और अभी यूरोपीय शतरंज क्लब में लाइव रेटिंग में 2800 एलोर रेटिंग का आंकड़ा पार करके उन्होंने इतिहास रच दिया। देखो, शतरंज के इतिहास में अभी तक दुनिया के केवल 16 खिलाड़ी ही हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में 2800, ये जो रेटिंग होती है, जो स्कोर होता है, इसका आंकड़ा पार किया है। तो अर्जुन एरिगेसी वे 5 बार के जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद जो कि हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, उनके बाद 2800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। चलो, आज चेस से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, हमारे जो पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हो। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। मैंने आपको बताया था जो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वो सबसे पहले इन्हीं को मिला था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। हमारे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो डी गुकेश है। हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम एस विजयलक्ष्मी है। बाकी वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। और अभी आपको याद है 45वां चेस ओलंपियाड 2024 ये हो चुका है हंगरी के बुडापेस्ट में। इसमें मेल विनर भारत था, रनर अप स्लोवेनिया, और फीमेल में अगर बात करोगे तो भी विनर फीमेल कैटेगरी में है ना। मेल कैटेगरी में भी भारत जीता है, फीमेल कैटेगरी में भी भारत जीता है। रनर अप या भारत ने किसको हराया? यहाँ पे अजरबैजान को हराया है। और अब जो 2026 में जो फिडे चेस ओलंपियाड है 46 नंबर का, वो कहाँ पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा पटना। तो बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। अभी उन्होंने ही बिहार की कैपिटल पटना के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपोट का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के जरिए लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना। ड्राई पोर्ट क्या होते हैं? ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक केंद्र है, जो समुद्री जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, उनसे ये दूर होता है। यहाँ पर माल को आयात और निर्यात करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्री बंदरगाह या कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट आपको करना हो वहां के लिए भेज दिया जाता है। एक तरह से स्टोर रूम आप कह सकते हो। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और बिहार दिवस ये 22 मार्च को होता है, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। यहाँ पे एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये जल्द ही कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, और इस तरह से बिहार का ये दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। केंद्र से तो अनुमति मिल चुकी है, अभी
स्टेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा, पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो होने के बाद ये यहाँ का टाइगर रिजर्व बन जाएगा। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व भी आप इसे कह सकते हो। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवाऊं तो बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, याद रखना। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? बिहार की है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है क्योंकि इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को, इसीलिए तो कोसी मोची नदी जोड़ परियोजना आई थी। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से भी जानते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान अभी भारत रत्न मिला। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन हुआ पटना में। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? राजगीर में। राजगीर में ही मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया। तांबे से बना बापू टावर का उद्घाटन हो चुका है पटना में। और इस बार नवंबर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ बिहार में, बिहार के राजगीर में। शुभंकर, जिसका है गुड़िया, ये बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, उसी को रिप्रेजेंट करता है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये बनी थी मानवी मधु कश्यप, जो बिहार से है। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, कैमूर टाइगर रिजर्व होगा, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो 18वां एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत और जर्मनी ने साथ मिलकर के की है। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो जर्मन के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसको आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में वर्तमान आर्थिक विकास पर चर्चा करना और सहयोग प्रदान करना। और अभी जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, ये भारत की यात्रा पर भी थे। देखो, जर्मनी की बात करें तो ये रहा मैप में जर्मनी, कैपिटल होती है इसकी बर्लिन, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर है और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज है। अच्छा, जर्मनी की एक लेखिका का नाम अभी बड़ा न्यूज में है, जेनी एर्पेनबेक, क्योंकि अभी इनका जो नॉवेल है काइरोस, उसके लिए इन्होंने 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और अभी इसी साल यूरोपियन कमीशन यानी कि यूरोपीय आयोग की फिर से प्रेसिडेंट बन गई है उर्सुला वॉन डेर लेन, आपको पता होगा, हमने पढ़ा था, और ये जर्मनी की ही है। तो इन सब कारण से जर्मनी न्यूज में था। बाकी ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। बाकी आज आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाएगी 9 बजे के पहले, तो उसे जरूर देखिएगा। बाकी पीडीएफ क्यूज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो चलो सेशन को एंड करते हैं। एक बार कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हरियाणा। और किसे जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी का अभी कुलपति वाइस चांसलर बनाया गया? प्रोफेसर मजहर आसिफ को। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फोकस कंट्री कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स अभ्यास 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम। T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? जिम्बाब्वे। भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? सऊदी अरब। स्वीडन में भारतीय राजदूत कौन बने? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और 16वें ब्रिक्स समिट में कितने नए देशों को पार्टनर देशों के रूप में शामिल किया गया? आंसर होगा 13। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था 2034 में ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।